नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक। कोरोना का कहर जारी है, लेकिन उसके खात्मे की पूरी तैयारी भी देश में है। लेकिन इस कड़ी में टेस्टिंग के लिए चीन से मंगाई गई किट्स ने धोखा दे दिया। पहले राजस्थान, फिर हरियाणा और पंजाब ने भी चीन से मंगवाई हुई किट्स को लौटा दिया। तो बचाव के लिए प्लान बी भी सरकार बना चुकी है। जहां डीआरडीओ ने चलता फिरता एक टेस्टिंग लैब बना दिया, तो वहीं एक कंपनी चीन के किट्स से आधे दाम पर और बेहतर किट्स दे रही है। एक 130 करोड़ लोगों के इस हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ जंग में एक टेस्टिंग किट्स की जरूरत पड़ी तो सहयोग के लिए हाथ चीन की तरफ से बढ़े। लेकिन चीन अपनी चालबाजी से बाज आ जाए तो चीन कैसा? चीन के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। कोरोना के संकट काल में भी धोखा दे दिया। टेस्टिंग किट्स भी फर्जी निकली। सप्लाई ही नहीं कर रहे थे और काफी समय हो गया था उनको हमें ऑर्डर दिए हुए, और वो महंगे रेट पर भी कर रहे थे। हमें उससे काफी सस्ते रेट पर मनेसर में ही, जो कि हमारे हरियाणा में ही है, वहाँ पर साउथ कोरियन कंपनी है, उसकी बनाई हुई वो अप्रूव हो गई थी ICMR से। तो उसको हमने ऑर्डर दिया 1 लाख किट्स का, और उन्होंने 25,000 हमें सप्लाई भी कर दी। और ये जो टेस्टिंग हो रही है, हमारी उम्मीद थी, रैपिड टेस्ट किट भी हमने इसी उम्मीद से मंगाए थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो सिम्टोमेटिक केसेस आएंगे। हालांकि वो टेस्ट जो पॉजिटिव थे PCR टेस्ट में, उनको ही नेगेटिव बता रहा था ये टेस्ट। तो फिर हमने एकदम रोक दिया उस रैपिड टेस्ट को। पहले राजस्थान ने, फिर हरियाणा और अब पंजाब ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR से कह दिया कि ले जाओ चीन वाले ये टेस्टिंग किट्स। तो सवाल है कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या 21,000 के पार जा चुकी है, उस वक्त बगैर टेस्टिंग के काम कैसे चलेगा? अब चाह है तो राह है, इसीलिए प्लान बी पर काम शुरू हो गया। आज तक की टीम पहुंची मानेसर के उस दक्षिण कोरियाई कंपनी के दफ्तर में, जहां चीनी किट्स की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय और ज्यादा सस्ती किट्स बन रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा मांग हो रही है कि रैपिड टेस्टिंग किट या सर्विलांस किट की मौजूदगी हो। और ऐसे में गुड़गांव में SD बायोसेंसर की कंपनी के मैं उस यूनिट में हूं, जहां पर बड़ी तादाद में रैपिड टेस्टिंग किट बनाए जा रहे हैं। ज्यादातर ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होंगे, और ये वो मैन्युफैक्चरिंग लैब है इस पूरी यूनिट में जहां हम पहुंचे हैं। तो ये तमाम सारे वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में रैपिड टेस्ट मौजूद हों। ये पूरी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है। कई सारे इलाके जो कि संवेदनशील है, उन इलाकों में हम नहीं जा सकते। चीन से आई किट्स चीन से ही आई बीमारी का पता लगाने में मात खा गई। इस पर ICMR ने फिलहाल चीन की रैपिड टेस्टिंग किट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इस बीच हिंदुस्तान में ही इस वायरस का पता लगाने के लिए टेस्टिंग किट बनने शुरू हो चुके हैं। सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि कई प्राइवेट कंपनियां इस महामारी के काल में अलग अलग तरीकों से टेस्टिंग किट और वायरस का पता लगाने के लिए अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। गुड़गांव के मानेसर में आनन फानन में दक्षिण कोरियाई कंपनी SD बायोसेंसर ने कोविड-19 पता लगाने वाली टेस्टिंग किट का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर दिया है। देखिए, राज्यों से अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। पाइपलाइंस में है जो है अभी 25,000 टेस्ट हमने अभी हरियाणा सरकार को दिए हैं। 1 लाख का ऑर्डर मिला है हमें हरियाणा का। 75,000 टेस्ट हम लेटेस्ट ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख टेस्ट हम बना चुके हैं अभी तक, और 1 लाख हमारी इसकी बनाने की प्लांट की अभी है। 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन बनाते हैं, यानी महीने भर में लगभग महीने भर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी मैं बोलूँ तो वो 1,20 लाख टेस्ट। चीन से आए कोरोना से लड़ाई में बड़े बड़े देश गच्चा खा गए। अमेरिका से यूरोप तक, इटली, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, बड़े बड़े तुर्रम देशों की जिंदगी पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। लेकिन दक्षिण कोरिया ने चीन से लगती सीमा के बावजूद कोरोना को सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करने दिया। उसी देश की एक कंपनी SD बायोसेंसर ने भारत में रैपिड टेस्ट किट बनाना शुरू कर दिया है, जो चीन की तुलना में करीब करीब आधे दाम की पड़ती है। इसकी कीमत प्रति किट्स 380 रुपए है, जबकि चीन वाली किट 400 रुपए ज्यादा यानी 780 रुपए में पड़ रही थी। इसके अलावा ICMR और CSIR भी टेस्टिंग किट्स पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने विदेश से 47 लाख किट्स के ऑर्डर
दिए थे, लेकिन चीन से अब तक सिर्फ 5 लाख किट्स आए हैं, वो भी दगा दे गया। दक्षिण कोरियाई कंपनी का दावा है कि हफ्ते भर में 5 लाख किट्स तैयार कर देगा। प्लान बी के तहत जो किट्स बन रहे हैं, उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की कोशिश है, ताकि कोरोना के मर्ज और उसके लक्षण पर सीधी नजर बनी रहे। और आईसीएमआर को अभी हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं, जिसकी कैपेसिटी ह्यूज है हमारी। उसमें हम एक दिन में 3 लाख टेस्ट भी बना सकते हैं। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी बनती है 7 दिन में। इस प्लान बी के तहत ही रक्षा मंत्रालय के DRDO ने एक ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग लैब तैयार की है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। चीन की गलती का खमियाजा पूरी दुनिया उठा रही है, लेकिन हिंदुस्तान इस चुनौती से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। चीन की बीमारी और चीन की किट्स का धोखा दुनिया खा रही है, लेकिन भारत ने शुरुआत में ही उसके धोखे की आंच को महसूस कर लिया। आज तक ब्यूरो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने राज्यों को किट्स मुहैया कराई थी, लेकिन राजस्थान में जब टेस्ट शुरू हुए तो रिपोर्ट गड़बड़ाने लगी। शंका पैदा करने वाली टेस्ट के रिजल्ट्स आए, और यही हाल राजस्थान जैसा कुछ और राज्यों का भी हुआ। तो ICMR ने भी इसके इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगा दी, लेकिन प्लान बी पर कार्रवाई हुई और अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई। खा गए ना धोखा। चीन के जिन टेस्टिंग किट्स से भारत ने अपने यहाँ कोरोना का संक्रमण रोकने का बीड़ा उठाया, उस पर राज्य दर राज्य उंगलियां उठने लगी। शुरुआत राजस्थान ने की, जहां राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना से गंभीर रूप से ग्रसित मरीजों को भी ये टेस्ट किट नेगेटिव बताने लगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है, वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर रैपिड टेस्ट किट के जरिए कोरोना वायरस के बारे में पता लगाना शुरू हुआ। जो रामगंज एक समय राजस्थान का वुहान बन गया था, वहां पहले दिन 59 टेस्ट हुए और सभी नेगेटिव निकल गए। इससे डॉक्टरों का शक बढ़ा। फिर सवाई मानसिंह के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना के 100 मरीजों के टेस्ट हुए तो 5 में ही पॉजिटिव निकले। सरकार को लगा कि पहली बार में खराब किट्स आ गए हैं, तो दूसरी किस्त में आए 68 किट्स से टेस्ट हुआ तो 2 ही पॉजिटिव निकले। दूसरे दिन 1285 टेस्ट उन इलाकों में हुए जहां दूर दूर तक कोरोना का नाम तक नहीं था, वहां 23 पॉजिटिव निकले। तीसरे दिन भी 1182 टेस्ट किए गए तो एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव आए, बाकी सब नेगेटिव। अब सरकार डर गई कि ऐसे टेस्ट से कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना संक्रमित मरीज नेगेटिव बनकर घूमते रहें और कोरोना का संक्रमण फैलता चला जाए। हमने लिख के दिया, हमने रोक दिए ये टेस्ट, और ICMR से हमने गाइडेंस मांगी है कि हम इनको फर्दर करें कि नहीं करें, क्योंकि इनकी उपयोगिताएं पहले भी हमने कहा था कि ये रैपिड टेस्टिंग किट परमानेंट या ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इस बीमारी की टेस्टिंग का। राजस्थान सरकार का कहना है कि ICMR ने इसकी शुद्धता 90% बताई थी, लेकिन ये निकली महज 5.4%। इसलिए सरकार ने मंगवाई गई 10,000 किट्स वापस लौटा दी। यही हाल हरियाणा में हुआ और अब पंजाब में, जहां चीनी किट्स को रोककर पंजाब सरकार ने 10 लाख टेस्ट किट्स के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए। चीन से आए कोरोना की टेस्टिंग किट्स पर सवाल उठाने वालों पर नजर डाल लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार, पंजाब में कांग्रेस सरकार, पश्चिम बंगाल में TMC सरकार, केरल में लेफ्ट फ्रंट सरकार और तमिलनाडु में AIDMK सरकार। लेकिन राज्यों से उठी टेस्टिंग किट्स की गुणवत्ता पर उंगली नई दिल्ली तक पहुंची। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने इसके आधार पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। As we all know, trade, commerce and industry have come to a virtual halt and crores of livelihoods are being destroyed practically.
The central government does not appear to have a clear idea on how the situation will be managed after May the 3rd. केवल और केवल पार्टी के स्वार्थ की बात करते हैं, समाज में भेद उत्पन्न करने का लगातार कोशिश करते हैं। सरकार को सहयोग करने के बजाय सरकार के काम में अड़ंगा लाने का काम करते हैं। जनता देख रही है कौन काम कर रहा है और कौन दिक्कतें ला रहा है। सियासी खींचतान के बीच आईसीएमआर को भी चीनी किट्स पर संदेह है, इसलिए उसने भी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आईसीएमआर इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रहा है, क्योंकि किट्स के नतीजों ने कोरोना से जंग में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कोरोना का संक्रमण तो हमारे पूरे देश में है, लेकिन इसमें भी मध्य और पश्चिमी भारत में स्थिति बहुत खराब है। महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 पर बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र से राहत की यह खबर आई है कि पहले कोरोना के यहां पर 14 हॉटस्पॉट्स थे, लेकिन अब सिर्फ 5 बचे हैं। वैसे ही दूसरे हॉटस्पॉट्स को भी कोरोना मुक्त करने की पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई कुरुक्षेत्र बन गए हैं, जिनको संक्रमण की भाषा में हॉटस्पॉट का नाम दिया गया है। वहां की जंग इतनी भीषण है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सरकारों की कोशिशें कम पड़ जाती हैं। कोरोना के वायरस का मारा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र ही है, लेकिन इस राज्य को इस बात का संतोष हो सकता है कि पहले जहां 14 हॉटस्पॉट थे, वहां अब 5 बचे हैं। वो है मुंबई म्यूनिसिपल रीजन यानी MMR, जिसमें मुंबई और ठाणे के इलाके आते हैं, नागपुर, पुणे और मालेगांव। वैसे महाराष्ट्र में हर दिन 7,000 कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि हालात पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। यहाँ का कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली फॉलो करना, जैसा कि भाई यहाँ के जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको आइसोलेट करना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो करने का काम यहाँ पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो टेंट्स वगैरह जो लग रहे हैं, ये टेंट्स में भी अभी पेशेंट्स यानी सस्पेक्ट्स रहेंगे। मुंबई से सटा पुणे शहर भी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर बन चुका है। पुणे में कोरोना के कुल 934 केस हैं। इनमें 141 ठीक हो चुके हैं, जबकि 59 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में आ जाएं तो यहाँ अहमदाबाद कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुजरात में करीब 2,500 केस में अहमदाबाद में आधे से ज्यादा 1,501 केस हैं। अब तक 103 मरीज कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं, जिसमें अहमदाबाद के 86 मरीज भी शामिल हैं। गुजरात से ऊपर राजस्थान का जयपुर और वहां भी रामगंज इलाका अभी भी डरा रहा है। 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम एरिया वाले रामगंज में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद अब 680 तक पहुंच गई है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 80 नए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रामगंज में चूंकि लोग बहुत पास रहते हैं, इसलिए हमने बहुत इंटेंस टेस्टिंग कराई है। जैसे पिछले 4 दिनों में हमने रामगंज में 4,000 सैंपल्स कलेक्ट करके उसके टेस्ट कराए हैं। रामगंज में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। मात्र 6 किलोमीटर के दायरे में 750 कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। सरकार का दावा था कि रामगंज में हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो क्वारंटाइन फैसिलिटी की बात की जा रही थी, वहां पर लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं, जिसकी वजह से हालात खराब होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी हालात बिगड़े तो हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित जवाहर नगर इलाके को सील किया गया। वहीं पूरे शहर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना के कुल 945 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 53 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे शहर में कुल 170 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं।
कुल 5000 पुलिसकर्मी इन दिनों ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा इंदौर नगर निगम के करीब 19,000 कर्मचारियों को लगाया गया है, जबकि अस्पतालों और आशा वर्कर्स को जोड़ दें तो ये संख्या 20,000 पहुंच जाती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाला इंदौर फिलहाल देखा जाए तो मध्य प्रदेश का वुहान बना हुआ है। यहाँ न केवल कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि उससे होने वाली मौतें भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब नई नवेली शिवराज सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी इंदौर को कोरोना के खूनी शिकंजे से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। दिल्ली में तो कई इलाके पहले से ही हॉटस्पॉट बने हुए हैं। उस पर जामा मस्जिद के चूड़ीवाला गली में एक साथ 11 लोगों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई तो खलबली मच गई। अब आप समझ लीजिए कि हॉटस्पॉट किन इलाकों को कहा जाता है, या किसी राज्य में कोरोना के 80% मामले जिन जिलों से आते हैं, या फिर जिन जिलों में कोविड-19 मरीज 4 दिन से कम समय में दोगुने हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा चुनौती हॉटस्पॉट वाले इलाकों में संक्रमण की रफ्तार पर रोक लगाने की है। आज तक ब्यूरो। हमारे पूरे देश में लॉकडाउन है, जगह जगह की सीमाएं सील कर दी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच भी तबलीगी जमात का मौलाना मोहम्मद साद कहां गायब हो गया है, किसी को नहीं पता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने साद के हर ठिकाने पर छापा मार लिया है, लेकिन साद मिलता ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश के शामली के उसके फार्म हाउस से भी पुलिस खाली हाथ लौट आई है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो क्या तबलीगी जमात का मुखिया फिल्मी डॉन बन गया है, जो पकड़ में आ ही नहीं रहा? पिछले 23 दिनों से मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन पुलिस के लंबे हाथ उस तक पहुंच नहीं पाए। पता नहीं कौन सा आसमान उसे खा गया या कौन सी जमीन निगल गई। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शामली के उसके फार्म हाउस में छापा मारा, लेकिन वो वहां भी नहीं मिला। पुलिस वालों ने मौलाना के फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छाना, कर्मचारियों से बात की, दस्तावेजों पर नजर गड़ाई, लेकिन पता नहीं मौलाना कहां गायब है। पुलिस खाली हाथ रह गई। बस सुनने के लिए उसका ऑडियो पैगाम है, जो उसने 2 रोज पहले छोड़ा था। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। न सड़क पर कोलाहल है, न गलियों में शोर, लेकिन दिल्ली पुलिस की खुफिया टीम को मौलाना साद लगातार मुंह चिढ़ा रहा है। ये वो शख्स है जिसने निजामुद्दीन मरकज में जमात के लोगों को इकट्ठा रखा, सूचनाएं छिपाई और उनको कोरोना का करियर बना दिया। और अब पुलिस है कि 25 दिनों से कभी दिल्ली तो कभी शामली साद के हर ठिकाने पर दांव आजमा रही है। 28 मार्च को मौलाना साद को आखिरी बार दिल्ली में देखा गया था। 31 मार्च को दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन थाने में मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 4 अप्रैल को पुलिस ने मौलाना साद को पहला नोटिस भेजा था, जिसमें उससे 26 सवालों के जवाब मांगे गए थे। 9 अप्रैल को शामली में छोटी नहर स्थित फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा। इसके बाद 15 अप्रैल को मौलाना के बेटों से भी पूछताछ की गई। उसी दिन मरकज में मौलाना साद के कमरे की तलाशी ली गई थी। 16 अप्रैल को ईडी ने भी मौलाना साद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। और अब शामली के बड़े फार्म हाउस पर छापा। मौलाना का कहना है कि वो डॉक्टरों की सलाह से क्वारंटाइन है, जबकि उसके सच की कलई उसके बेटे ने आज तक पर ही उतार दी। नमस्कार। ये आपके फादर कैसे अभी मौलाना साहब? हाँ जी ठीक है। आप कौन बात कर रहे हैं? तो मतलब अभी उनको कोई कोरोना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। एक तरफ क्राइम ब्रांच है, दूसरी तरफ ईडी। दोनों मिलकर मौलाना साद के अकाउंट के साथ साथ उन जमातियों के अकाउंट को भी खंगाल रही है जो जमात में शामिल होने दिल्ली आए थे। मौलाना साद के अकाउंट की जांच में क्राइम ब्रांच को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली। अकाउंट में जो पैसे आते थे वो 24 से 48 घंटे के भीतर छोटे छोटे हिस्से में कई अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाते थे। फिर उस अकाउंट से
आगे दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। माना जा रहा है कि क्राइम ब्रांच मौलाना साद के रिश्तेदारों से पूछताछ तेज कर सकती है, क्योंकि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि वो दिल्ली में ही किसी रिश्तेदार के यहाँ छिपा हुआ है। आज तक ब्यूरो। दूसरे देशों में कोरोना से बचाने वाले डॉक्टर्स को लोग सलामी देते हैं, दुआएं देते हैं, लेकिन हमारे देश में कहीं डॉक्टर्स से बदतमीजी हो रही है तो कहीं डॉक्टर्स को मारा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टरों की बेबसी बार बार हमारे सामने आ जाती है। सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए कड़ी सजा का प्रावधान भी कर दिया, लेकिन इंसानियत के ऐसे दुश्मनों की कमी नहीं है जो डॉक्टर्स पर लगातार हमला बोल रहे हैं। सभ्यताओं की दुहाई देने वाले इसी देश में होता है कि जो जान बचाता है उसी पर जानलेवा हमला कर देते हैं लोग। जिस कोरोना में अपनी परछाई भी 10 हाथ की दूरी बनाकर चल रही है, उसमें भी जो डॉक्टर आपके लिए सारी दूरियां तोड़ देते हैं, उन पर हमला बोल देते हैं लोग। नहीं तो ऐसा क्यों होता कि देश की राजधानी दिल्ली के जाने माने लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर इस तरह अपनी मजबूरियों को लेकर सामने आते और आपको बताते कि देखो, महान लोकतंत्र में कोरोना के मारे लोग को बचाने वाले हम डॉक्टरों के साथ क्या हो रहा है। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। सेंटर है या डायबिटीज। जिन जमात वालों ने खुद को कोरोना का कैरियर बना दिया, उनके इलाज के लिए भी गए डॉक्टर, लेकिन एक जमाती मर गया तो जमाती डॉक्टरों से भिड़ गए कि उनकी लापरवाही से ऐसा हुआ। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली गवर्नमेंट को हमारा मैसेज पहुंचाए। इस सुल्तानपुरी में दूसरी डेथ भूख की वजह से और डायबिटीज सांस की वजह से, डॉक्टरों के ना होने की वजह से। सिर्फ दिल्ली का सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश के शिवपुर में जब कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए पुलिस को लेकर डॉक्टरों की टीम पहुंची तो उन पर भी हमला हो गया। यहाँ एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। और ये सब तब भी हो रहा है जब सरकार ने तय कर रखा है कि डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलावरों को बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार ने तो इसके लिए कानून ही बदल दिया। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। संदेश साफ है, डॉक्टर और आरोग्य कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। लगे तो इन्होंने बोला लड़की पे हाथ क्यों उठा रहे हो, तब इनको भी मारा, मुझे भी मारा। बुधवार को ही कानून बना और गुरुवार को दिल्ली में ही तोड़ने लगे इंसानियत के दुश्मन। आज तक ब्यूरो। और आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उन खूबसूरत तस्वीरों के साथ जिसमें कुदरत खिलखिला रही है। लॉकडाउन में उसको संवरने का मौका जो मिल गया है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और दोस्तों अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।